प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी परियोजना का किया शुभारंभ। इसके तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन को किया जाएगा सुनिश्चित। प्रदेश में 180 दिन चलेगा ये अभियान। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने लखनऊ में बताया कि अयोध्या में आज से होने वाली रामलीला का प्रसारण डीडी नेशनल और डीडी भारती पर किया जाएगा। शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हो गए। आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के प्रथम दिन देवी पाटन मंदिर में मां जगदम्बा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में एक गौशाला का भी उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन से संबंधित सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ आज प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मिशन शक्ति अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा अंतर विभागीय संबंध के साथ 180 दिन चलाया जाएगा। पहले चरण में यह अभियान आज से आगामी 25 अक्टूबर तक चलेगा। इस विशेष अभियान के दौरान महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा महिला अपराध व बाल अपराध के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए हर महीने एक सप्ताह के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष अभियान के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता प्रदान किए जाने के कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं ने सुरक्षित परिवेश की अनुभूति हो, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिटी परियोजना के अंतर्गत पिंक पेट्रोल के लिए 100 दो पहिया वाहन और 10 चार पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माता जी की पूजा अर्चना साधना पूरा भारत और जहां भी भारतीय बसते हैं वहां भक्तजन काम करते रहते हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से आप सबको मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। और आप देखिए मेरे राइट साइड पर जो हमारी पुलिस कर्मियां अपने पिंक पेट्रोल के वाहन लेकर खड़ी हैं, कितना अच्छा दृश्य दिखाई पड़ता है और गौरव भी लगता है कि समाज की ये युवतियां हैं जो उत्तर प्रदेश की नारी और युवती बच्चों की सुरक्षा के लिए आज मैदान में उतरी है। और सभी महिलाओं की अच्छी तरह से सुरक्षित रहे, सुरक्षा हो, इसका जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए मैं दोनों सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को नीट 2020 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस साल कुल 13,67,000 अभ्यर्थी नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 7,71,500 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए। सफल हुए छात्रों का प्रतिशत 56.44 है। ओडिशा के शुएब आफ्ताब ने 720 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने भी 720 अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहीं। इस साल त्रिपुरा से सबसे ज्यादा उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी और कहा कि देश में पहली बार मेडिकल के लिए एक परीक्षा हुई है। मैं समझता हूं कि ये कोविड काल में 11 भाषाओं में होने वाला पूरी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि पहली बार पूरे देश के अंदर एक ही मेडिकल परीक्षा हुई है, वो चाहे एम्स की हो
और चाहे विभिन्न राज्यों के सरकारी कॉलेज के हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज के हो, चाहे अन्य संस्थानों के हो, जो ये मेडिकल में जाने वाले छात्र थे, पूरे देश में वन नेशन वन एग्जाम ये पहली बार हुआ है। सरकार ने भारत और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच माल की आवाजाही पर मौजूदा 40% छूट की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती के टर्मिनल बीच माल और जहाज संबंधी शुल्क पर यह छूट लागू रहेगी। शहीद बेहिश्ती टर्मिनल से जलपोत पर कम से कम 5000 टन माल की लदाई या ढुलाई पर ही जलपोतों संबंधी शुल्क में ये छूट मिल सकी। फतेहपुर की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के क्रम में जनपद के 508 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर नव शिक्षकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नवनियुक्त शिक्षिका श्वेता राज ने बताया कि एक शिक्षक के रूप में मैं पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करूंगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना मेरा उद्देश्य रहेगा। उन्होंने प्रदेश के विकास के क्रम में सराहनीय कदम उठाए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया है, जिसमें शिक्षा मित्रों को भी प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया है। शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो कि इनकी मेहनत का फल है, जो मुख्यमंत्री ने देने का काम किया है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे ये आज नियुक्ति पत्र मिल गया है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स। देखिए, पढ़ाई तो एक खेल के तरीके से समझ के, तो जिससे बच्चों का इंटरेस्ट आएगा तो उस लेवल को और भी जो शिक्षा नई नीति है उसको भी फॉलो करके मुझे बच्चों को पढ़ाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। मतलब हम टीचर की वजह से पॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये हम लोगों के लिए भी बेनिफिट है और बच्चों के लिए बेनिफिट है कि अगर मतलब दोनों का विकास साथ में हो, मतलब उनका विकास करें तो हमारा विकास होगा, हमारा नाम होगा, हमारे जनपद का नाम होगा, हमारे ब्लॉक का नाम होगा और बच्चों से ही हम लोग हैं। क्योंकि 2006 तक के यहाँ शिक्षक नियुक्त हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देती हूँ उनकी इच्छा शक्ति के बल पर, जबकि कुछ लोगों का षड्यंत्र था कि शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा और अपनी मेहनत के बल पर जिन्होंने परिश्रम किया आज वो नियुक्ति पत्र भी पा रहे हैं, क्योंकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, बहुत कमी थी। बहुत दिनों से था कि कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन यह कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि उनको लग रहा था कब निकाल दिया जाएगा, कब रखा जाएगा। आज उनको नियुक्ति पत्र मिला है। मैं उन परिवारों को बधाई देती हूँ, उन बेटियों को, उन बच्चों को जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, और साथ साथ अपेक्षा भी करती हूँ कि जिस उम्मीद से सरकार ने आपको नियुक्ति पत्र दिया है उस उम्मीद में आप खरे उतरेंगे। आपके पढ़ाए हुए बच्चे भी आगे चल के टीचर बने और कोई बने, ये मैं उम्मीद भी करती हूँ। बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। नियुक्ति पत्र मिलते ही जिले के 700 शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए इनवर्टिस विश्वविद्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने 700 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की जूम ऐप के जरिए बरेली के 5 शिक्षकों से भी बात की। सीएम ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प आईएएस नीतीश कुमार की उपलब्धि है। वहीं डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बरेली में 1500 प्राइमरी स्कूल, 500 आंगनबाड़ी केंद्र और 250 पंचायत घरों को ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए सुधार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने योगी सरकार की तारीफ की। हम बिना किसी अंतर के इन सबको मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, और वास्तव में एक जनप्रिय सरकार, लोकप्रिय सरकार, जवाबदेह सरकार का ये काम होता है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इसको एक सही रूप में ले जाने का काम कर रहे हैं। जहां पर जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। कन्नौज जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने जिले के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश व केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा
कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती की है। कन्नौज जिले में 320 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। किसान बिल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। हाथरस और बलिया कांड पर कहा कि हाथरस में जो घटना हुई किसी भी सभ्य समाज के लिए दुखद है। सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। तो सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम हुए हैं। तो आज कन्नौज में भी पूरे जिले में 320 के लगभग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में ये संपन्न हुआ है। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या में होने वाली रामलीला का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाएगा। विशेष दौरे पर लखनऊ आए दूरदर्शन महानिदेशक ने बताया कि रामलीला को दिखाने की बहुत ही व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है, जिसके द्वारा दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर इसका प्रसारण किया जाएगा और दूसरे दिन सुबह इसका डीडी भारती पर रिपीट प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन जो है पहली बार इस तरीके से अयोध्या से रामलीला दिखा रहा है। बड़ा एक विशिष्ट ये प्रयोजन है। अयोध्या में हमारे मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है और इस रामलीला की विशिष्टता ये है कि इसमें कई फिल्म स्टार्स भी जो है अब की बार पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे समय में जबकि रामलीला कई जगह नहीं हो रही है, तो यह दूरदर्शन के माध्यम से खाली देश ही नहीं विदेशों में भी जो है लोगों तक पहुंचेगी। वहाँ पर ये जो रामलीला है 17 अक्टूबर को ये प्रारंभ होगी और लाइव इसका प्रसारण होगा। जो दूरदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है डीडी नेशनल पर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये रोज़ लाइव जाएगा। और जो लोग उसको यदि मिस कर जाएंगे वो अगले दिन देख सकते हैं। ये जो है डीडी भारती पर प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और उसके बाद जो है फिर डीडी नेशनल पर आफ्टरनून में 3 बजे से 6 बजे तक इसको रिपीट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समाचार एकांश लखनऊ के द्वारा सकारात्मक समाचारों का संकलन लगातार किया जाता है और आने वाले समय में दूरदर्शन अच्छे समाचारों का संकलन लगातार करता रहेगा, जिससे समाज पर अच्छा असर पड़ता रहे। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का इस समय जोर है कि वो प्रदेश के कोने कोने से समाचार जो हमारे स्ट्रिंगर्स वो इकट्ठा करके वो यहाँ पर भेजें और लोगों को जो रीजनल खबरें हैं, क्षेत्रीय खबरें हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और हम लोग जो है आजकल ग्राउंड रिपोर्ट्स, गुड न्यूज़ स्टोरीज़, क्योंकि आप देखिए प्राइवेट चैनल हैं वो सेंसेशनलिज्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि कुछ अच्छी खबरों में उनका जो है कुछ कंजूसी ज़्यादा ही रहती है। तो हम एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि खबरें ख़राब ही नहीं होती, खबरें अच्छी भी होती हैं। और अच्छी खबरें देखिए, इसके कई लोगों ने अभी जैसे ड्रैगन फ्रूट की लखनऊ से एक स्टोरी चली, तो ऐसी स्टोरीज़ जो हैं तो वो बड़ी मोटिवेटिंग होती है, दूसरों को प्रेरणा भी देती हैं। तो हमारा तो एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के नाते कर्तव्य है कि इस तरीके की समाचारों को लोगों तक पहुँचाएँ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी कदम लगातार उठाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बार-बार हाथ धुलते रहें। देखिए, कोविड को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि अब अनलॉक के तहत बहुत कुछ खुला है और बड़ा आवश्यक था, क्योंकि इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हर लगातार सब कुछ बंद नहीं रह सकता है और ऐसे समय में सावधानी की और ज़्यादा ज़रूरत है। जो 3 मुख्य बातें हैं, पहला ये है कि मास्क जो है आप पहनिए और सही से पहनिए। इसके लिए दूरदर्शन ने एक कैंपेन भी चलाया है, मास्क अप इंडिया करके। तो मैं ये बताऊँ, जैसे मास्क नीचे सरकता रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग सब ठीक से मास्क जो है वो पहने।
पीलीभीत जिले में रोडवेज बस और पिकअप गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस खाई में जा पलटी। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 9 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों का पीलीभीत के जिला अस्पताल और बरेली में इलाज कराया जा रहा है। रोडवेज बस सवारियों को लेकर लखनऊ से पीलीभीत आ रही थी। वहीं दूसरी ओर पिकअप गाड़ी भी सवारी लेकर पूरनपुर की तरफ से आ रही थी। थाना पूरनपुर के नेशनल हाईवे के सोहरामऊ बॉर्डर के पास अचानक तेज रफ्तार के कारण दोनों अनियंत्रित होकर बस व पिकअप आपस से टकरा गईं। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि बस और पिकअप दोनों खेत में जा पलटे। बस पलटने से कई सवारियां दब गईं। वहीं पिकअप में भी सवार लोगों को चोटें आई हैं। घटना की वजह पिकअप ड्राइवर को नींद की झपकी बताई जा रही है। हम लोग लखनऊ से टनकपुर के लिए माता जी के दर्शन करने जा रहे थे। अचानक रास्ते में पूरनपुर के बीच में गाड़ी पलट गई और काफ़ी नुकसान हुआ। करीब 15-20 लोग घायल हो गए हैं, 7-8 लोग की मौत हो गई। एक बस वहाँ लखनऊ से पीलीभीत आ रही थी, जो उसमें काफ़ी सवारियाँ बैठी थी, और इधर पूरनपुर की तरफ से एक पिकअप जा रही थी, जिसमें भी सवारियाँ बैठी थी। अचानक पूरनपुर और सोहरामऊ के बॉर्डर पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बस जाके खेत में पलट जाती है और पलटने से सारी सवारियाँ उसमें दब जाती हैं। जो पिकअप में सवारी बैठी थी उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और अभी तक वहाँ से हम लोगों ने सभी को रेस्क्यू कर लिया है। कुछ लोग और सवारियाँ घायल हैं, जिनको बहुत हल्की फुल्की चोट है, उनको भी फर्स्ट एड दिया गया है। पीलीभीत में हुए सड़क हादसे में मरने वालों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद पीलीभीत में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। घरियों भर की देरी बच्चन पर पड़ जाला भारी, कि तो जान पे बनी आवे कि तो जिंदगी भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िया, अस्पताल लइहा बच्चन के एमे देर न करिहा भैया, एमे देर न करिहा। हाँ, बुखार में देरी पड़ी है भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो काहे होखे दिमागी बुखार। अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करा रही हूँ। सुखमय जीवन के लिए त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा अपनाएं। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट की आशा से संपर्क करें। एनएचएम और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी, या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो क्यों होगा दिमागी बुखार। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि का पहला दिन है। प्रतिपदा पर भक्त मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिन में मां के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। इस समय देवी मां के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मौके पर कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत रखते हैं। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालु कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, साथ ही सैनिटाइजर ले जाना, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय माता दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के पहले दिन बलरामपुर जिले के देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर की एक नई गौशाला का उद्घाटन भी किया। उन्होंने अपने हाथों से गायों को चारा भी खिलाया। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। शारदीय नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए यहां आते हैं। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। मिर्जापुर में आज भोर में मंगला आरती के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ हो गया। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। माता त्रिकोण शक्ति विंध्यवासिनी के दरबार में आज भक्त जो है माता के इसी शैलपुत्री स्वरूप का, प्रकृति के स्वरूप का दर्शन और पूजन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं और साधना आराधना में जुट गए हैं। और यहाँ आज से ही कलश अनुष्ठान के साथ भगवती के दरबार में भक्त जो है भगवती की आराधना कर रहे हैं। ये कोरोना का समय भी है, कोरोना का काल भी है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है जितने भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई हैं उसका पालन करके सभी भक्त जो है यहाँ माँ की आराधना कर रहे हैं। और इस वर्ष यही कामना सबके हृदय से निकल रही है कि भारत राष्ट्र जो है जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो और फिर से जो है संपन्न हो, विपुल संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि हो और माता रानी सब पर कृपा बरसाएं, सबको आरोग्य रख। मैं बिहार से आया हूँ। मैं 40 साल के माँ के दरबार में आता हूँ। माँ की कृपा से बहुत अच्छा है, अच्छे से रहते हैं, उनकी कृपा बहुत अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं है हमको। उन्हीं का आशीर्वाद से मैं दर्शन करने आता हूँ। हर साल मैं दर्शन करता हूँ माँ का दरबार। हर महीना में मैं एक बार आता हूँ जरूर। बहुत व्यवस्था बढ़िया है, सब प्रशासन अच्छा है, पंडा लोग अच्छे हैं, सब व्यवस्था बढ़िया है, दर्शन हो रहा है बढ़िया से। मैं विंध्याचल माता पे आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करने आई हूँ, बहुत सुकून मिलता है हमको। कोरोना से हमको कोई दिक्कत नहीं है अभी। वाराणसी में प्रथम दिन मां शैलपुत्री के दर्शन कर पूरे विधान से पूजा अर्चना की गई। मां के मंदिर में कोविड को देखते हुए इस बार बहुत कम संख्या में लोग मां के दर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं पुलिसकर्मी बिना मास्क के दर्शन करने जा रहे लोगों को रोक रहे हैं। दर्शनार्थी भी सावधानी बरतते हुए मां का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी गजेंद्र गोस्वामी ने बताया कि मार्च में कोरोना के कारण मंदिर बंद था। इस बार शारदीय नवरात्र में योगी सरकार ने कोविड का पालन करते हुए दर्शन की इजाजत दी है, जिसका हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। वहीं दर्शन करने वाले भक्त ने बताया कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी दर्शनार्थी माता जी का दर्शन करने मंदिर में आ रहे हैं वो मास्क लगा कर ही आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और यहाँ देख रहे होंगे जो भी बिना मास्क के आ रहे हैं उनको दर्शन नहीं करने का हम लोग अनुमति कहीं नहीं दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि प्रशासन का भरपूर सहयोग और हमारे जो योगी सरकार हैं उनकी वजह से आज नवरात्र का लोग लाभ उठा रहे हैं। विशेष दिन तो माँ शैलपुत्री का है दर्शन करने का। जैसे ही चैत्र नवरात्र चला था उसी समय लॉकडाउन लग गया, इसलिए चैत्र के नवरात्र में लोग दर्शन से वंचित रहे। जैसे ही थोड़ी छूट मिली है लोग दर्शन के लिए आतुर हो चुके हैं और माँ के दर्शन के लिए आ चुके हैं। और माता से ये प्रार्थना है कि कोरोना महामारी खत्म करें और जन जीवन सामान्य करें। फिरोजाबाद में 95 विधानसभा टुंडला उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर का नामांकन कराने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे।
जिले के टुंडला में जनता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार में कानून का राज है, बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस का काम राजनीति करना है, लेकिन भाजपा गरीबों की पार्टी है और गरीबों, दलितों, वंचितों के कल्याण के लिए काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। सन 1990 से कार्य कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। इस समय मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ ब्रज क्षेत्र से, और पार्टी ने ये भरोसा किया कि कार्यकर्ता बहुत कर्मठ है, ऐसे कार्यकर्ता को हम प्रत्याशी बनाएं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर हो और आम जनता को भी वो लाभ मिले। जो एक कार्यकर्ता उनकी सभी समस्याओं को समझे, उनकी हर मामले की हर पीड़ा को समझने की कोशिश करे और उसका निवारण करने का काम करे। आज मैंने देख लिया, जब से टिकट मेरी फाइनल हुई है, सब मेरे साथ हैं, सब लगे हुए हैं, इसलिए लगता है कि समाज मेरे ही साथ है। देखा क्या 15 साल के अंदर राज्य को लोगों ने लूटा, गुंडागर्दी किया। माननीय योगी जी के आने के बाद शाम को राज्य के अंदर लोग 5 बजे 6 बजे घर में छिप जाते थे। सपा बसपा शासन, आज लोग घूम सकते हैं, रोडों पर घूम रहे हैं, लाइट आ रही है, हर प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, कानून का राज है। उन्नाव में उपचुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन बांगरमऊ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया, जहां समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करा दिया है। भाजपा से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली चल रही थी, जिस पर उपचुनाव 3 नवंबर को मतदान होगा। आपने देखा होगा जो पार्टियां आई हैं उनके बारे में जानते हैं, जिन पर इतने मुकदमे लगे हैं, वो वहां जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन में नहीं दिखाई दिया जब एक कार्यकर्ता सेवा कर रहा था। आज वो चुनाव लड़के जनता को गुमराह करने जा रहे हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं, वो विकास का मॉडल देख चुकी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल देख चुकी है। लॉकडाउन तक में उन्होंने जगह जगह जा करके लोगों की सेवा की, एक कार्यकर्ता ने सेवा की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बढ़ते कदमों से न केवल कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की राह खुलेगी, बल्कि किसानों को लाभ के ज्यादा मौके भी मुहैया कराए जा सकेंगे। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जागरूक कर रही है, और उस आधुनिक खेती का ही एक नया आयाम है कॉन्ट्रैक्ट खेती या अनुबंध पर खेती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कृषि विभाग द्वारा अधिकृत एफपीओ की बड़ी भूमिका होती है। इसमें कंपनियां किसान के साथ अनुबंध करती हैं कि किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद, बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। कृषि कंपनियां ही किसान को नए खेती के तरीके बताती हैं। फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसकी डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। बाराबंकी जिले के किसानों को उनकी फसलों के उत्पादन के साथ उन्हें प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग में मदद के लिए 2 दर्जन से अधिक कृषक उत्पादक संगठन कार्यशील हैं, जिसके माध्यम से हजारों गरीब किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र सहित कीमत पर उपलब्ध होने के साथ बिचौलियों और मंडी में कालाबाजारी से मुक्ति मिल रही है। मैं एक छोटा किसान हूँ। 1 एकड़ ज़मीन हमारे पास है। उस 1 एकड़ ज़मीन में इससे पहले यही परंपरागत जो खेतियाँ थी वही करते थे, धान, गेहूँ, मेहनता, सरसों का। इसके बाद अभी 2 साल पहले गांव में एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि एक आसरा बायोटेक प्रोड्यूसर कंपनी है। वो जो कंपनी है किसानों की कंपनी, जिसमें लोग सदस्य बनते थे, सदस्य बनाया गया। और वो कंपनी क्या करती है कि लोगों को तकनीकी जानकारी देती है। तकनीकी जानकारी जिसे परंपरागत जो खेती उसको छोड़ करके सब्जी खेती की ओर रुख मोड़ा जाता है। सब्जी को रुख मोड़ने का मकसद ये हुआ कि कम एरिया में सब्जी खेती करके आदमी दैनिक खर्च जो है भरण पोषण सही कर सकता है। कंपनी के लोग जो आते हैं वो तुरंत घर से खरीद के ले जाते थे। व्यापारी का झंझट, ना कोई बिक्री का झंझट। तो जब हमें ज़्यादा मुनाफा हुआ तो उसके एवज में हमने दोबारा एरिया अपनी बढ़ा दी है। इस बार क्या लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मुनाफा ज़्यादा रहता है, तो जो दैनिक खर्च जो भी रहन सहन व्यक्ति का है, जो घर के बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्चा है या जो भी माइनस करना है, इस सब्जी खेती से या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, केला खेती से वो हमारा मैनेज हो रहा है। ये जब से कंपनी चली है उससे पहले से हम खेती सब्जी की कर रहे हैं, और पहले तो हम अपने खेत में कर रहे थे। उसके बाद अब हम कॉन्ट्रैक्ट पे 2 एकड़ करीब लगा रहे हैं। बैंगन और लौकी, ब्रोकली, गोभी और गोभी और टमाटर, ये 4-5 सब्जियां हम करते हैं और हमको अच्छा रेट मिल जाता है। 25 वर्षों से मैं खेती कर रहा हूँ।
लेकिन खेती से बहुत अच्छी आमदनी नहीं हो रही थी मेरी। तो मेरे मन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विचार आया। मैंने प्रयास किया 2-4 किसानों को जोड़ के, तो कुछ उसमें फ़ायदा मिला और मैंने लीक से हट के धान गेहूं को पीछे छोड़ के तरबूज खरबूजे की और सब्जी की खेती शुरू की। इससे मुझे इनकम अच्छी हो रही है और जो खेत मैंने अनुबंध पे लिए हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। अभी जो मोदी जी ने बिल पास किया है उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, अनुबंध खेती में अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद है। जो टैक्स हम लोगों को पड़ता था मंडी में वो बच जा रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।